हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले। आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो की तरह मैं फिर भी कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं विज्ञान विषय के कक्षा 10 में भी प्रतिदिन वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें कि आपको पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलेंगे, फेस टू फेस। और कुछ एनिमेशन वीडियो की सहायता, प्रैक्टिकल की सहायता से मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ आपको। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3.2, 2.4। इसमें सबसे पहले अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, ये बात पर हमें विचार करना है इसमें। और इसके लिए क्रियाकलाप 3.12 दिया गया है। इसमें सबसे पहला बिंदु है 3.4 में कि कॉपर का एक स्वच्छ तार लेंगे हम, एक कॉपर धातु का तार लेना है, एवं एक आयरन की कील लीजिए। दो प्रकार के तार, एक आयरन की कील लेना है और एक कॉपर का तार। कॉपर के तार को परखनली में रखे आयरन सल्फेट के विलयन में हमें डिप कराना है, और आयरन की कील को हमें दूसरी परखनली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालना है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद 20 मिनट के बाद अपने परीक्षण को नोट करना है कि परीक्षण में हमने देखा क्या है, वो हमें क्या दिखा रहा है, वास्तव में प्रक्रिया क्या हो रही है, वो वहाँ पर हम नोटिस करेंगे। इसके बाद देखिए आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई इसका पता चलता है। हमें ये भी देखना है कि कौन सी प्रणाली में अभिक्रिया हो रही है, कौन सी में नहीं हो रही। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई? क्या आप अपने परीक्षण को क्रियाकलाप 3.9, 3.10 तथा 3.11 में से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण भी हम यहाँ पर आपके सामने लिखेंगे। वास्तव में संतुलित रासायनिक समीकरण आपको देंगे, और साथ साथ में ये बताएंगे किस प्रकार की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम भी हमें देखना है। तो नाम भी मैं आपको यहाँ पर उसका बताऊंगा, अभिक्रिया का। तो चले हम एक एनिमेशन वीडियो के से देख लेते हैं। क्लिपिंग की मदद से, सहायता से हम यहाँ पर आपको बताएंगे किस प्रकार से अभिक्रिया के रूप में ये काम करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस प्रकार से काम होना है इसमें। तो यहाँ दो प्रकार की पार्ट्स होंगे। नंबर फर्स्ट, ए प्रकार का पार्ट्स होगा और एक होगा बी प्रकार का पार्ट्स, विभाग। तो पहली जो कंडीशन रहेगी उसमें जो हम लेने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात रहेगी कि कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें होगा, जिसे हम बोलेंगे CuSO4। ठीक। और इसमें जो विलयन होगा वो होगा FeSO4 का विलयन होगा, आप देख पाएंगे। सेकेंड बात है कि इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में हमको लोहे की कील को डिप कराना है, और फेरस सल्फेट की विलयन में हमें कॉपर के तार को डिप कराना है। ये बातें ध्यान में रखने वाली हैं। दोनों ही बातों को अलग अलग तरीके से आप देख पाएंगे कि हम यहाँ क्रिया करके जो देखेंगे तो किस प्रकार से इसमें अभिक्रिया होगी, उसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ आप पाएंगे, इसमें यहाँ देख पाएंगे आप इसमें कि सबसे पहली बात है, यदि कोई आपके सामने ये एक परखनली, जिसे मान लीजिए कि ये एक परखनली टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ पर इसमें जो विलयन सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये मानेंगे यहाँ पर ये सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है। ये मान लीजिए इसमें जो सॉल्यूशन है वो काय का है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक। दूसरी परखनली ऐसी ही यदि हम लेते हैं तो उसमें आप विलयन भरेंगे, तो विलयन उसमें मान लेंगे कि विलयन उसमें होगा आयरन सल्फेट का विलयन होगा उसमें। तो यहाँ पर आप इसमें आयरन सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, आप ये मानकर चलें। यहाँ पर विलयन भरा होगा वो आयरन सल्फेट का विलयन भरा, FeSO4। ठीक। यहाँ पर बात करेंगे आगे हम, इसमें हमें एक लोहे की कील डालना है। तो इसमें हम ये एक लोहे की कील को इसमें ऐड कर देते हैं। ये आपकी एक लोहे की कील इसमें डाली हुई है, ये मान लीजिए आप। ठीक।
ये लोहे की ये कील इसमें डली हुई है, ठीक। और यहाँ पर दूसरी प्रणाली में हम देखते हैं, डाल दिया है मैंने, ये यहाँ पर ये कॉपर तार है, ये देख पा रहे हैं आप। और नेक्स्ट कंडीशन पे मैं यहाँ आपको ले चलता हूँ, तो यहाँ आपको बता रहा हूँ ये लोहे की कील मैंने यहाँ पर डाल रखी, ये लोहे की कील है, ठीक। तो इस प्रकार से दो प्रक्रियाएं, दो सेट हमारे पास तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट ए जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, दूसरा जिसमें फेरस सल्फेट का विलयन होगा, और कॉपर सल्फेट की विलयन में लोहे की कील डली है, और फेरस सल्फेट की विलयन में कॉपर का तार डला हुआ है, ये हम देख रहे हैं। यहाँ हम एक अभिक्रिया, फर्स्ट वाली अभिक्रिया को देखकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसे देख लेते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया इसमें हो रही होगी। यहाँ देख रहे होंगे आप कि एक प्रकार से लोहे की कील आपके सामने है, ये लोहे की कील जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक। और ये हम ए प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ए के बारे में संवाद करने जा रहे हैं। एक बीकर मिलेगा और वो वास्तव में जो बीकर है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से भरा हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कॉपर सल्फेट में लोहे की कील किस प्रकार से डिप करती है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में ये कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील जो डूबी हुई है, तो कॉपर सल्फेट की यहाँ से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये कॉपर सल्फेट के विलयन से निकल कर आते हैं, और वो भी आयंस निकल कर आएंगे और वो इस कील के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर जाकर वो एडेप्ट हो जाते हैं, अर्थात एकत्रित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जिसके कारण इसका कलर चेंज होने लगता है, ठीक है ना। ये भी आप इसमें देख पाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन पे ये आप देखिए कॉपर सल्फेट में से ये कॉपर के आयन किस प्रकार से इसके ऊपर आते हैं और जमा होने लगते हैं, ये कील के ऊपर, ये आपको नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं हम। इसी प्रकार से लोहे की कील से आयरन निकल कर और विलयन में जाने की कोशिश करता है, वो आपको इस प्रकार से यहाँ मिलेगा, देखिए, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे 20 मिनट बाद प्रक्रिया क्या होती है। 20 मिनट बाद धीरे धीरे से इस नीले विलयन का रंग हरा हो जाता है, और यहाँ पर जो कील का रंग होता है वो बिल्कुल कॉपर के जैसा हो जाता है। अर्थात यहाँ एक क्रिया आपको दिखाई दे रही है, वह क्रिया जो आपको दिखाई देगी उसकी समीकरण को मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से इसका समीकरण होगा, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। यहाँ आप देख पाएंगे कि कॉपर ने सबसे पहले बात, ये कॉपर सल्फेट है CuSO4 विलयन, इस विलयन में आयरन की कील को डिप किया गया था। इसने आयरन की कील को डिप करते समय यहाँ आप देखेंगे कि जो आयरन है, ये आयरन वास्तव में ही अधिक क्रियाशील धातु है कॉपर की अपेक्षा, जिसके कारण कॉपर को उसके स्थान से हटा देती है और स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाती है। तो FeSO4 का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, अर्थात जो विलयन होगा वो अब FeSO4 का विलयन होगा, ठीक है। और यहाँ पर से कॉपर निकलकर अर्थात Cu निकलकर इसके ऊपर जमा हो गया, ये तांबे जैसी नजर आ रही है, आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से क्रिया हुई, और बाद में ये कॉपर यहाँ पर विस्थापित होकर यहाँ आ जाता है। तो ये हमारा समीकरण इसका बनता है, पूरा समीकरण यही है इसका। और यह समीकरण जो है वो एक दिशा की ओर संकेत करता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया जो भी है उसका नाम होगा यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया जैसे अपन कहते हैं, वह अभिक्रिया यहाँ पर होगी, और ये विस्थापन अभिक्रिया ही है। और विस्थापन अभिक्रिया की वीडियो में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विस्थापन अभिक्रिया का या आई बटन से आप इसे चेक कर लें, वहाँ भी आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ यही हो रही थी कि विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात उसके स्थान से उसे हटा देता है। लेकिन कब, यदि वह अधिक क्रियाशील है तो वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर विचार करते हैं, बी पार्ट पर हम इसमें विचार करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से दूसरे पार्ट में काम करेगा ये। यहाँ आप देख पा रहे होंगे तांबे की कील है, तांबे की कील को यहाँ डिप कराने के लिए यहाँ पर एक विलयन लिया गया है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये विलयन वास्तव में जो है
वो आयरन सल्फेट का है और तांबे की कील इसमें डिप होती है। और डिप होने के बाद 20 मिनट के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्रिया होती है। तो 20 मिनट के बाद इसमें कोई क्रिया, कोई चेंज नहीं आता है, प्लेन में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये आप देख पा रहे होंगे। बस ये इसकी रिएक्शन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप दोनों रिएक्शन में समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्रिया होना है। तो आप यहाँ जान दीजिए कि ये वास्तव में जो मैं आपको बताया है कि यहाँ सबसे पहले जी आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन हमने इसमें लिया था और कॉपर की यहाँ पर कील ली गई थी, ठीक है। तार की जगह मैंने यहाँ पर कील का यूज़ किया। और यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण में, तो ये कॉपर इतना क्रियाशील नहीं है जो आयरन Fe को यहाँ से हटा सके, उसके स्थान से विस्थापित कर सके। इस सक्रियता श्रेणी में आपको देखने को मिल जाएगा। सक्रियता श्रेणी में आपको बता देता हूँ किस प्रकार से सक्रियता श्रेणी काम करती है, क्योंकि कॉपर आयरन से नीचे बैठा हुआ है सक्रियता श्रेणी में, इसीलिए हमें ऐसा देखने को। यहाँ आप देखिए सक्रियता श्रेणी में आपको दिख रहा है घटती हुई अभिक्रियाशीलता, नीचे की ओर अभिक्रियाशीलता घटती हुई नजर आएगी और ऊपर की ओर अभिक्रियाशीलता बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि सबसे मुख्य बात मैं आपको बता रहा था आपके सामने कि आयरन के बारे में आपको बता रहा था। यहाँ को जो आपको दिख रहा होगा ये है आयरन। आयरन जो है वास्तव में आप देख पा रहे होंगे कॉपर से ऊपर बैठा है, अर्थात कॉपर की अभिक्रियाशीलता अर्थात तांबे की अभिक्रियाशीलता कम होती है लोहे से, ठीक है। इसीलिए तांबा जो है वास्तव में लोहे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, अर्थात कॉपर इसे प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, इसे नहीं हटा पाएगा, ये नहीं होगा। और लेकिन आयरन कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक। कंडीशन यही है यहाँ पर। यदि आप बात करना चाहें कि ऐसे देखिए एक समीकरण है जो आपको मैं अभी हाल आपके सामने से बताता हूँ। जैसे जिंक सल्फेट की बात करता हूँ ZnSO4 और यहाँ मैं लिख दूँ आयरन, तो क्या होगा ZnSO4 जिंक आयरन। तो जिंक आयरन के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ जिंक कहाँ बैठा हुआ है, ये आयरन से ऊपर है। तो आयरन जिंक को यहाँ से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाए कि यहाँ ऐसा हो FeSO4 प्लस Zn यहाँ पर आ जाए, तो Zn आयरन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा और अभिक्रिया आपकी बन जाएगी ZnSO4 प्लस Fe, अर्थात Fe यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये इस प्रकार की अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। सीधे सीधे ये कहूँ कि सबसे ऊपर जो सक्रियता श्रेणी में है वो आप देख पा रहे होंगे, सक्रियता श्रेणी जो पोटेशियम धातु है वो सबसे सुपीरियर है और वो सबसे टॉप पे बैठी हुई है। तो वो वास्तव में जो अभिक्रिया के बारे में आप देखोगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले टॉप नंबर पर कौन बैठा है, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे टॉप पर बैठा है। पोटेशियम सभी धातुओं को विस्थापित करने की क्षमता रखता है। इसके बाद है दूसरे नंबर पर यहाँ बैठा है सोडियम, फिर इसके बाद आएगा कैल्शियम का नंबर, फिर है इसमें मैग्नीशियम, ये सक्रियता श्रेणी है। फिर इसका एल्यूमिनियम इसमें, फिर आपके जिंक इसमें है। ये एक सीरियल है, ये क्रम है, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु को टॉप पर रखा गया है जो कि पोटेशियम यहाँ पर है, ठीक है ना। वो वास्तव में पोटेशियम आयरन को ही विस्थापित कर सकती है, लेकिन आयरन पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता, जिंक को नहीं कर सकता, एल्यूमिनियम को नहीं कर सकता, मैग्नीशियम को नहीं कर सकता, कैल्शियम सोडियम इन सबको नहीं कर सकता विस्थापित, और ये सब आयरन को विस्थापित कर सकते हैं, ऐसी क्षमता इसमें है। मेरा मानना है कि आपको इनके उत्तर मिल चुके होंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉपर का 100 तार हमने लिया था, ठीक है ना। ये आयरन की कील ली हमने और कॉपर की तार अर्थात कॉपर की कील को हमने परख नली में रखा जिसमें कि आयरन सल्फेट के विलयन था, और आयरन की कील को हमने दूसरी परख नली में रखा, अर्थात तो मैंने उल्टा किया था इसमें, इसे ए परख नली में रखा था, इस वाली को मैंने बी में रखा था और सल्फेट के विलयन में हमने डाल दिया था। 20 मिनट के बाद परीक्षण देखा, परीक्षण पे हमें पता चला कि कौन सी प्रणाली में अभिक्रिया हुई है। तो प्रणाली ए में अभिक्रिया हो रही थी, अर्थात इसमें अभिक्रिया हो रही थी, इसका पता हमें चला। और किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हो रही है, हमें पता चला कि कील का एक तो रंग चेंज हो गया था, जो कील हमने वहां पर रखी थी उस कील का रंग चेंज हो गया था, वो कॉपर के जैसी हो गई थी, तांबे के जैसी हो गई थी। लेकिन
जब तांबे की कील को हमने आयरन सल्फेट के विलेन में रखा, वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज थी, ठीक है ना। तो क्या आपने परीक्षण को 3.9, 3.10, 3.11 कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये भी हम आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। मैं इस लाइन को आपको बता देता हूँ पहले। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाता है। इस अभिक्रिया के लिए विस्थापन अभिक्रिया है, इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण मैंने आपको बताया था, ये आयरन की कील हो गई और यहाँ पर हमें लेना है CuSO4, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलेन, एरो लगाएंगे, यहाँ कॉपर को विस्थापित कर देंगे, तो ये कॉपर हो गया विस्थापित Cu, और Cu के स्थान पर बैठेगा Fe, तो बन जाएगा FeSO4, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। या जो विसंतुलित रासायनिक समीकरण है ये इसका, यहाँ पर देखेंगे आप ये नीले रंग का विलेन था जो हरे रंग का हो जाता है यहाँ पर आके, ये भी आपको नोटिस करना है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आयरन कॉपर को इसके स्थान से हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, अर्थात ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक, सीधे सीधे। अब मैं आपको एक लाइन का उत्तर देना चाहता हूँ, ये क्या आप अपने प्रेक्षणों को 3.9, 3.10, 11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं क्या, इसके बारे में जानकारी देता हूँ आपको। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या आपने प्रेक्षणों क्रियाकलाप 3.9, 10, 11 में कोई संबंध स्थापित है, तो इसका सीधे सीधा उत्तर होगा, मैं आपको बताऊंगा ये इस लाइन का उत्तर जो है आपके सामने, कि वास्तव में 3.9, 3.10 और 3.11 इन क्रियाकलापों के माध्यम से जो प्रेक्षण में बताया गया है उसमें यही कहा गया है कि वास्तव में ये संकेत निकल कर आता है कि लोहा है वो वास्तव में कॉपर से अधिक क्रियाशील है, संबंध है स्थापित। हाँ, तो लोहा धातु जो है वो किससे अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। कैसे, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, लोहा धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ये आपको नोटिस करना है, ध्यान रखना है। जो कि मैं आपको 42 सक्रियता श्रेणी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें ये दिया गया था।